आज आप और मैं दुबई की उस चकाचौंध के पीछे छिपे सच को खंगालेंगे जिसे दुनिया से छिपाला जा रहा है। दुबई के सबसे आलीशान और महंगे इलाकों में करीब 3,500 लग्जरी फ्लैट्स आज पूरी तरह से वीरान और अंधेरे में डूबे हैं। बुर्ज खलीफा के लावारिस पड़े पेंट हाउस और पाम जुमराह के ऊपर खाली पड़े सूने फ्लोर गवाही दे रहे हैं कि यहां करीब 8.5 अरब पाउंड की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज को खरीदने वाला कोई नहीं बचा है। न कोई किराएदार है, न खरीदार, और न ही किसी की इसमें कोई दिलचस्पी बची है। इस बाजार में बिक्री 88% तक गिर चुकी है और कीमतें 45% तक नीचे आ गई हैं। वे अरबपति जो कभी इन गगनचुंबी इमारतों को हासिल करने के लिए आपस में लड़ते थे, अब अचानक कहीं गायब हो चुके हैं। ये सुनसान इलाके कोई मामूली मंदी नहीं है, बल्कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि दुबई का बुनियादी ढांचा अंदर से पूरी तरह ढह चुका है। साल 2014 की शुरुआत में जब मेरी टीम ने इस पर जांच शुरू की, तो पता चला कि एमआर कंपनी के बड़े अधिकारियों ने खुद अपनी आंखों से डाउनटाउन दुबई और पाम्स में पेंटहाउस की कीमतों को आसमान छूते देखा था। एक पूर्व सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे बताया कि कैसे एड्रेस स्काईव्यू प्रोजेक्ट का लॉन्च दुबई के दिखावे और फिजूल खर्ची के नए दौर का प्रतीक बन गया था। बिक्री के पहले ही हफ्ते में निवेशकों की लंबी लाइनें लग गई थीं। कुछ लोगों ने तो लंदन और मॉस्को से बैंक ट्रांसफर के जरिए एडवांस पैसे भेज दिए थे, जबकि अभी दफ्तर के दरवाजे भी नहीं खुले थे। लॉन्च से पहले जिस अपार्टमेंट की कीमत 1,50,00,000 दिरहम तय की गई थी, उसे कुछ ही महीनों में दोगुने से ज्यादा दाम पर बेच दिया गया। उस साल के अंत तक वीआईपी टावरों में औसत कीमत प्रति वर्ग मीटर 19,000 दिरहम तक पहुंच गई थी, जो साल 2021 की तुलना में 32% ज्यादा थी। जब मैंने आंकड़ों की गहराई से पड़ताल की, तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। साल 2020 से 2025 के बीच 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के आलीशान सौदों की संख्या सालाना केवल 30 से बढ़कर सीधे 500 से ज्यादा हो गई थी। साल 2025 में इन सौदों की कुल कीमत 9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो महामारी के बाद के सबसे निचले स्तर से 500% की भारी उछाल थी। बिना बनी इमारतों की एडवांस बुकिंग, खासकर पेंट हाउस और वीआईपी विला के लिए, इस पूरे खेल का लगभग 3/4 हिस्सा थी। एमआर और नकील जैसे बड़े डेवलपर्स ने नए प्रोजेक्ट्स को इतनी तेजी से बाजार में उतारा, जो साल 2008 की मंदी के बाद से कभी नहीं देखा गया था। हर नया प्रोजेक्ट पिछले वाले से ज्यादा मुनाफा देने का दावा कर रहा था, और दुनिया भर के अमीर खरीदारों के लिए यह पेंटहाउस सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि समाज में अपनी रसूख दिखाने का जरिया बन गया था। हमने अपनी जांच में पाया कि रूसी रईस, भारतीय अरबपति, ब्रिटिश फाइनेंसर और खाड़ी देशों के शाही परिवार सबसे ऊंची इमारतों को हथियाने के लिए आपस में होड़ कर रहे थे। बुर्ज खलीफा की सबसे ऊपरी मंजिलों पर, जहां कभी गिने चुने सट्टेबाज हुआ करते थे, वहां ऐसी बोली लगी कि कीमतें 3 करोड़ से 5 करोड़ पाउंड प्रति फ्लैट तक पहुंच गईं। स्काई व्यू प्रोजेक्ट के लॉन्च के वक्त सिर्फ एक दिन में 1 अरब दिरहम से ज्यादा की बुकिंग हुई। हमारे एक सूत्र ने बताया कि एमआर के सेल्स ऑफिस में उस वक्त जश्न का माहौल बन गया जब सऊदी अरब के एक बड़े परिवार ने बिना फ्लैट देखे ही सबसे ऊपर के फ्लोर के लिए पूरा पैसा सीधे बैंक से ट्रांसफर कर दिया। साल 2025 के अंत तक मीडिया और ब्रोकर रिपोर्ट्स ने इसे दुनिया के काले धन को छिपाने का सबसे सुरक्षित जरिया बताना शुरू कर दिया था। 24 घंटे की सर्विस और प्राइवेट लिफ्ट वाली ये गगनचुंबी इमारतें सुरक्षा का झूठा मुखौटा बन चुकी थीं। लेकिन हर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री और हाउसफुल लॉन्च के पीछे एक खौफनाक हकीकत छिपी थी, जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। असल में बाजार में सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। कई प्रॉपर्टीज सालों से सूनी पड़ी थीं और असली खरीदारों की मांग से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इस उछाल ने वो ऊंचाई छू ली थी जिसे देखकर इस धंधे के पुराने खिलाड़ी भी मान रहे थे कि ये तूफान जल्द ही शांत होने वाला है। पर जब तक पैसा बरस रहा था, तब तक कोई भी सवाल उठाने को तैयार नहीं था। दुबई के इन आलीशान घरों के मालिक कोई आम लोग या वहां रहने वाले स्थानीय परिवार नहीं थे, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमीरों के बीच अपना रुतबा दिखाने और अपने काले धन को बचाने की एक वैश्विक रेस बन चुकी थी। ये अंतर्राष्ट्रीय अभिजात वर्ग अपने काले साम्राज्य को छुपाने के लिए दुबई के सुरक्षित ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा था, और यहीं से इस बड़े खतरे की बुनियाद पड़ी थी। हमारी खोजी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक डाउनटाउन दुबई, पाम जुमेरा और डीआईएफसी के 60% से ज्यादा पेंट हाउस और शानदार विला शेल कंपनियों या विदेशी ट्रस्टों के नाम पर रजिस्टर्ड थे, जिनके तार रूसी, भारतीय, ब्रिटिश और यूरोपीय अरबपतियों से जुड़े थे।
अकेले रूस के रईसों का इन सबसे महंगे सौदों में करीब 20% का हिस्सा था, जबकि भारतीय खरीदार इस बाजार का लगभग एक तिहाई हिस्सा थे, जो अक्सर सिंगापुर या लंदन के दलालों के जरिए चोरी छिपे खरीदारी कर रहे थे। वहीं ब्रिटिश और यूरोपीय अमीर घराने, जो अपने देशों के राजनीतिक संकट और टैक्स से बचना चाहते थे, वे 15% हिस्सेदारी के मालिक बन चुके थे। इन खास इलाकों की सूची को देखकर ऐसा लगता था मानो ये दुनिया भर के भ्रष्ट अमीरों और रसूखदारों के वित्तीय साम्राज्य का एक गुप्त नक्शा हो, जिसे बहुत सफाई से आम लोगों की नजरों से छिपाकर तैयार किया गया था। बुर्ज खलीफा की ऊपरी मंजिलें, जहां फ्लो नंबर 124 से 154 को गुप्त रूप से दलालों के जरिए रूसी रईसों और खाड़ी के शाही परिवारों को बेचा गया था। पाम जुमेरा का वो किनारा, जहां एशियाई कारोबारियों के वारिसों और सऊदी अरब के बड़े सरकारी फंडों के विला लाइन से सजे थे। डीआईएफसी के शीशे के टावर, जहां यूरोपीय और अमेरिकी अधिकारियों ने अपनी बेनामी होल्डिंग कंपनियों के नाम पर पूरे के पूरे फ्लोर ही खरीद लिए थे। ब्लू वाटर्स आइलैंड, सिटी वॉक और दुबई मरीना चीनी निवेशकों और टेक स्टार्टअप के संस्थापकों के लिए स्वर्ग बन गए थे, क्योंकि दुबई खुद को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और क्षेत्र की अस्थिरता से दूर एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर पेश कर रहा था। उनके लिए खिड़की से दिखने वाला नज़ारा मायने नहीं रखता था, बल्कि ये एक इशारा था। दुबई के इन आलीशान ठिकानों को एक ऐसे अचूक कवच के रूप में बेचा जा रहा था, जहां अदालतों और सरकारी जांच से दूर पैसा छुपाया जा सके। प्रॉपर्टी डीलर इन पेंटहाउस को ऐसी अचल संपत्ति के रूप में बेच रहे थे, जिस पर लंदन, हांगकांग या मॉस्को में मचे किसी भी भूचाल का कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्डर्स ने खरीदारों को पर्सनल लिफ्ट, फिंगरप्रिंट लॉक और 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा का लालच दिया और हवा में बने एक अजेय किले का सपना बेचा। लेकिन खुद को सबसे ताकतवर समझने की इसी जिद ने इस पूरे बाजार की बुनियाद को कमजोर कर दिया। इनमें से ज्यादातर आलीशान फ्लैट्स महीनों और सालों तक खाली पड़े रहे, क्योंकि इन्हें रहने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने रसूख की नुमाइश और मुश्किल वक्त में भागने के रास्ते के तौर पर खरीदा गया था। साल 2025 में विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि बुर्ज खलीफा के 40% से ज्यादा फ्लैट और प्रिंसेस टावर के 50% से ज्यादा पेंटहाउस पूरी तरह खाली थे। पर्यटकों के सीजन में भी इन खिड़कियों में सिर्फ गहरा अंधेरा पसरा रहता था। सिटी वॉक और डीआईएफसी से भी ऐसी ही भयानक खबरें सामने आ रही थीं, जहां पूरे के पूरे फ्लोट बिक चुके थे, लेकिन वहां के गलियारों में केवल सन्नाटा पसरा था। न तो हेल्प डेस्क पर कोई स्टाफ था और न ही नीचे बनी महंगी दुकानों में कोई ग्राहक नजर आ रहा था। पूरी दुनिया के अमीर लोगों के लिए दुबई का सुरक्षित बैंक होने का दावा सिर्फ इस भरोसे पर टिका था कि उनकी सुरक्षा और गोपनीयता हमेशा बची रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आसमान छूती इमारतों में अंधेरा बढ़ता गया और ये आलीशान इलाके वीरान होते गए, वैसे ही वो भ्रम भी टूटने लगा। इन संपत्तियों का इस तरह से खाली पड़े रहना बाजार का कोई आम उतार चढ़ाव नहीं था। ये पहला सीधा और साफ इशारा था कि ये पूरा सिस्टम उन बाहरी ताकतों के सामने बेहद कमजोर था, जिन पर किसी बिल्डर या सरकार का कोई बस नहीं था। और फिर अचानक एक ही रात में दुबई के लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर की बुकिंग स्क्रीन पूरी तरह से बंद हो गई। फिर आया मार्च साल 2026 का वो महीना, जब सब कुछ तबाह हो गया। $1 करोड़ से ज्यादा की सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज की सालाना बिक्री अचानक 88% तक गिर गई। जिस बाजार में कभी ऊंची बोनियां लगाने की जंग चलती थी, वहां अब डाउनटाउन, डीआईएफसी या पाम जुमेराह के पेंटहाउस के लिए एक भी नया खरीदार नहीं बचा था। जिन दलालों के फोन लंदन, मुंबई और ज्यूरिख के अमीर खरीदारों के कॉल से लगातार बजते रहते थे, उनके फोन हफ्तों तक बिल्कुल खामोश पड़े रहे। कीमतों की लिस्ट ने इस बर्बादी की कहानी को पूरी तरह साफ कर दिया। पेंटहाउस और बड़े विला की औसत कीमतें साल 2025 के अपने उच्चतम स्तर से 45% तक गिर गईं। जो प्रॉपर्टीज पहले 3 करोड़ से 5 करोड़ पाउंड में बिकती थीं, उन्हें घटाकर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पाउंड पर ला दिया गया, और गुप्त बातचीत में तो कीमतें इससे भी ज्यादा कम कर दी गईं। आलीशान इमारतों में खाली पड़े फ्लैट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इस बर्बादी का आलम यह था कि बुर्ज खलीफा, प्रिंसेस टावर और डीआईएफसी के लगभग 45% आलीशान फ्लैट पूरी तरह से खाली पड़े थे। पूरे के पूरे पेंटहाउस फ्लोर अंधेरे में डूबे थे, स्वागत डेस्क पर कोई नहीं था और वीआईपी लिफ्टें धूल खा रही थीं। इस लावारिस छोड़ी गई सबसे महंगी रियल एस्टेट की कुल कीमत 8.5 अरब पाउंड से भी ज्यादा आंकी गई। बड़े बड़े बिल्डर्स और मैनेजर इस अचानक छाए सन्नाटे की कोई भी वजह बताने की हालत में नहीं थे, क्योंकि इन भयानक आंकड़ों को झुटलाना नामुमकिन था।
3,500 से ज्यादा आलीशान पेंट हाउस और विला आज पूरी तरह वीरान पड़े हैं, जिनके मालिकाना हक का असली सच विदेशी फर्जी शेल कंपनियों और गुप्त कागजातों के जाल में कहीं गुम हो चुका है। पर्यटकों के सबसे शानदार सीजन में भी इन आलीशान इमारतों की बत्तियां बंद पड़ी थीं और वहां केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में मार्केट रिसर्च के प्रमुख ने हमारी जांच के दौरान इस पूरी स्थिति को बहुत ही कड़वे शब्दों में बयां किया। उन्होंने साफ कहा कि ये बाजार का कोई मामूली सुधार नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से जम चुका है। बाजार से सारा कैश गायब हो चुका है। दुनिया के सबसे अमीर लोग यहां से भाग चुके हैं और इस बाजार का जो असली आधार था, यानी कि रुतबा, सुरक्षा और गोपनीयता, वो पूरी तरह से बिखर चुका है। बिक्री और कब्जे में आई ये भारी गिरावट केवल कुछ ही प्रोजेक्ट्स या इलाकों तक सीमित नहीं थी। ये एक प्रणालीगत बीमारी बन चुकी थी, जिसने हर वीआईपी डिस्ट्रिक्ट और इस आलीशान अर्थव्यवस्था के हर एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। इस डेटा ने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी होने का दुबई का वादा टूट चुका था और आज वहां की सबसे शानदार और नामी इमारतें इस बड़ी नाकामी के सबूत के रूप में मुख खड़ी थीं। 28 फरवरी साल 2026 की सुबह दुबई के कभी न हारने के उस बड़े भ्रम का अंत सिर्फ एक झटके में हो गया। जैसे ही अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की खबरें दुनिया के सामने आईं, वैसे ही दुबई की वे आलीशान इमारतें, जिन्हें हमेशा एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर बेचा गया था, अचानक से इस क्षेत्रीय युद्ध की जद में आ गईं। कुछ ही घंटों के भीतर बड़े अमीर घरानों के सोशल मीडिया ग्रुप्स और उनके सीक्रेट चैट रूम्स में एक बहुत ही डराने वाली खबर फैलने लगी। मिसाइल का मलबा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल 3 किलोमीटर दूर गिरा था। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि एयरपोर्ट अभी भी खुला था, क्योंकि उन बेहद अमीर लोगों के लिए सिर्फ खतरे का इतनी करीब होना ही अपना सारा पैसा वापस निकालने के लिए काफी था। उसी समय लंदन में लॉयड्स सिंडिकेट्स के दफ्तरों में इसका असर बहुत ही तेजी और बेरहमी से दिखने लगा था। दोपहर होते होते दुबई की सबसे ऊंची और आलीशान इमारतों का बीमा संभालने वाले हर दलाल के पास युद्ध क्षेत्र का एक विशेष नोटिस भेज दिया गया। एक अधिकारी ने मुझे इसके शब्दों के बारे में बताया, जिसमें साफ लिखा था कि तत्काल प्रभाव से दुबई की सभी लग्जरी प्रॉपर्टीज के नए और रीन्यू होने वाले बीमा में युद्ध, आतंकवाद और इससे होने वाले किसी भी नुकसान को शामिल नहीं किया जाएगा। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और डीआईएफसी के पेंट हाउस मालिकों के लिए यह संदेश बिल्कुल साफ था कि उनकी वित्तीय सुरक्षा की आखिरी दीवार, यानी उनका फुल इंश्योरेंस, अब रातों रात खत्म हो चुका था। इसके बाद सड़कों पर कोई शोर शराबा तो नहीं मचा, लेकिन पर्दे के पीछे से अमीर लोग चुपचाप अपना पैसा निकालने लगे। ज्यूरिक और सिंगापुर के प्राइवेट बैंकों में निवेशकों के घबराहट भरे फोन आने लगे कि वे दुबई से अपना सारा निवेश वापस लें। लंदन के मैनेजरों ने भी नए सौदों को रोकने और संपत्तियों को ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए थे। आज आप और मैं मिलकर दुबई के उस सच को उजागर करेंगे जिसे चमचमाती रोशनियों के पीछे छिपाया गया। एक रूसी अरबपति की सुरक्षा टीम ने लॉयड्स के बीमा बहिष्कार को आंतरिक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना, जिसके बाद सिटी वॉक में 3 पेंट हाउस बेचने का ऑटोमेटिक ऑर्डर जारी हो गया। सिर्फ 24 घंटों के भीतर वो पूरा तर्क गायब हो गया जिसने दुबई के लग्जरी बाजार को थाम रखा था, यानी सुरक्षा, गोपनीयता और बीमा की गारंटी। सालों तक दलालों ने दावा किया था कि कोई भी भू राजनीतिक संकट इस शहर को छू भी नहीं सकता, लेकिन आज बीमा के सिर्फ एक मेमो ने उस वादे को खोखला साबित कर दिया। इसके बाद संपत्तियों के दाम गिर गए, नकदी खत्म हो गई और दुनिया के सबसे अमीर मालिकों ने यहां से भागना शुरू कर दिया, जिससे पीछे सिर्फ अंधेरे में डूबे टावर और एक ढहता हुआ बाजार रह गया। जैसे ही यह खबर फैली, ज्यूरिच और सिंगापुर के प्राइवेट बैंकिंग टर्मिनलों पर आपातकालीन चेतावनियां गूंजने लगीं। हमारी जांच से पता चलता है कि मार्च 2026 के पहले हफ्ते के अंत तक भारतीय फैमिली ऑफिसों की 10 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति को दुबई की होल्डिंग कंपनियों से हटाकर सिंगापुर और मॉरिशस भेज दिया गया था। ब्रिटिश निजी बैंकों ने भी डीआईएफसी खातों से कम 4 अरब पाउंड के फंड ट्रांसफर को ट्रैक किया, जिनमें से अधिकांश पैसा मेफेयर ट्रस्टों या स्विस तिजोरियों में सुरक्षित पहुंच गया। ये पलायन पूरी तरह से खामोशी के साथ पर्दे के पीछे हुआ।
कोई बड़ी खबर बाहर नहीं आई, कोई घबराहट भरी बिक्री नहीं हुई, बल्कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उन संपत्तियों को समेट लिया गया जिन्होंने कभी दुबई को दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में स्थापित किया था। लंदन के एक बड़े फैमिली ऑफिस के पूर्व पार्टनर ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद ठंडे और नपे तुले अंदाज में बयान किया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ग्राहकों को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही दुबई ने अपना सुरक्षा कवच और बीमा सुरक्षा खो दी, हमने तुरंत कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। एसेट मैनेजरों ने नई खरीदारी पर रोक लगा दी और ट्रस्टियों ने आपातकालीन निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि प्रतिबंधों या संपत्ति जब्त होने की कार्रवाई से पहले सारा पैसा बाहर निकाला जा सके। इन बेहद अमीर लोगों के लिए बाजार के सुधरने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए अपनी पूंजी बचाना सबसे पहला और आखिरी लक्ष्य था। उनका सीधा सा गणित था कि अगर दुबई अब सुरक्षा, गोपनीयता और बीमा की गारंटी नहीं दे सकता, तो अपनी दौलत या अपने परिवारों को इस शहर के भरोसे छोड़ने का कोई कारण नहीं बचता था। जब मैंने पैसे के इस बहाव को गहराई से ट्रैक किया तो एक बेहद चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। रूसी नागरिक जिन्होंने चुपचाप डाउनटाउन और पाम जुमेरा में 40% से अधिक बेनामी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था, सबसे पहले भागने वालों में से थे। वही भारतीय अरबपति जिनका रियल एस्टेट साम्राज्य डीआईएफसी से लेकर ब्लू वाटर्स द्वीप तक फैला हुआ था, उन्होंने सिंगापुर के बिचौलियों के जरिए अपनी नकदी और मालिकाना हक ट्रांसफर कर लिए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश और यूरोपीय निवेशकों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने बुर्ज खलीफा और बिजनेस बे में अपने पेंटहाउस को भारी घाटे में बेच दिया ताकि वे इस दलदल से बाहर निकल सकें। यहां तक कि खाड़ी के पारंपरिक निवेशकों ने भी अपनी दौलत को ज्यूरिच के ट्रस्टों और मोनाको में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिससे पूरा शहर अंदर से खोखला हो गया। पूंजी और रईसों के इस अचानक पलायन ने पीछे सिर्फ खाली पड़े आलीशान घरों को ही नहीं छोड़ा, बल्कि उस लग्जरी लाइफस्टाइल के पूरे तंत्र को ही तबाह कर दिया जिसे संभालने वाला अब कोई नहीं बचा था। अगर आज आप और मैं इन चमचमाते इलाकों से गुजरें तो साफ देख सकते हैं कि जो कभी दुबई की तरक्की की मिसाल हुआ करते थे, वे अब एक ऐसी भयानक मंदी की गवाही दे रहे हैं जिसे अब छिपाना मुमकिन नहीं है। डाउनटाउन दुबई, बिजनेस बे और पाम जुमेराह के आसमान की तरफ देखें तो एक ऐसी खामोश कहानी दिखाई देती है जिसे आंकड़े बयां नहीं कर सकते। रात के समय 3,500 से अधिक वीआईपी पेंटहाउस और विला पूरी तरह से अंधेरे में डूबे रहते हैं। आसमान से ली गई ड्रोन तस्वीरों में इमार और नखील जैसे बड़े बिल्डरों के बनाए गए शानदार टावर बिल्कुल वीरान दिखाई देते हैं, जहां की लॉबी और गलियारों में कोई हलचल नहीं है। हालात इस कदर खराब हैं कि कुछ इलाकों में करीब 28% छतों पर बने शानदार पुल अब लावारिस पड़े हैं, जिनका पानी सड़कर हरा हो चुका है। गिने चुने बचे हुए कर्मचारी खाली गलियारों में घूमते हैं और उन जगहों की धूल साफ करते हैं जहां महीनों से कोई कदम नहीं पड़ा है। जो डेवलपर्स कभी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की होड़ में थे, उन्होंने अब पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। दुबई के सबसे बड़े सरकारी बिल्डर एमआर ने करीब 500 आलीशान घरों का काम बीच में ही रोक दिया है, जिससे आधे अधूरे बने पेंटहाउस अब धूल पाक रहे हैं। जो क्रेनें दिन रात चलती थीं, वे अब शहर की सबसे महंगी इमारतों के ऊपर बिना किसी हलचल के खड़ी हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक नए निर्माणों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और अगले पूरे साल किसी भी हाई एंड टावर का काम पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बर्बादी को अनदेखा करना अब नामुमकिन है। दुबई के सबसे वीआईपी इलाकों के केंद्र में खाली पड़े घर अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि यहाँ की कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। जो लग्जरी इलाके कभी दुनिया की बेहिसाब दौलत की नुमाइश के लिए बनाए गए थे, वे अब एक टूटे हुए वादे के खंडहर जैसे नजर आते हैं। प्रत्येक सूना टावर और सड़ा हुआ स्विमिंग पूल इस बात की गवाही दे रहा है कि इस व्यवस्था के पास अब ना तो खरीदार बचे हैं, ना भरोसा और ना ही समय। बैंकों और कर्जदाताओं के सामने अचानक वो भारी जोखिम आ खड़ा हुआ जिसे कभी जनता के सामने स्वीकार नहीं किया गया था। लावारिस छोड़े गए पेंटहाउस और विला पर अनुमानित 8.5 अरब पाउंड का बकाया लोन दुबई के वित्तीय तंत्र के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। नॉर्गिस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के एक वरिष्ठ रिस्क विश्लेषक से लीक हुए अंदरूनी आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2026 तक इस कर्ज का लगभग 23% हिस्सा डूब चुका घोषित किया जा चुका था। इस पर्दे के पीछे कर्ज देने वाले बैंक एक बड़े धर्म संकट में फंस चुके थे। इन महंगी संपत्तियों के बारे में जब मैंने जांच की तो पता चला कि ज्यादातर को ऑफशोर शेल कंपनियों के जरिए खरीदा गया था, जिनके असली मालिक अब या तो लापता थे
या किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। जब बैंकों ने कब्जा करके या नीलामी के जरिए अपना पैसा वसूलने की कोशिश की, तो उन्हें पूरी तरह से ठप पड़े बाजार का सामना करना पड़ा। न कोई खरीदार था, न बाजार में पैसा, और न ही संपत्तियों की कोई न्यूनतम कीमत तय हो पा रही थी। इसके ऊपर इन खाली संपत्तियों को चालू रखने का खर्च इस बर्बादी को और गहरा कर रहा था। सिर्फ बुर्ज खलीफा के एक पेंटहाउस में एयर कंडीशनिंग चलाने का खर्च ही हर महीने औसतन 4,000 पाउंड आता था, जबकि साल का कुल पानी और बिजली का बिल अक्सर 40,000 पाउंड को पार कर जाता था। जैसे ही मालिक गायब हुए, बिजली पानी के कनेक्शन धड़ाधड़ काटे जाने लगे। साल 2026 की दूसरी तिमाही के डेवा के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि डाउनटाउन, बिजनेस बे और पाम जुमेरा की 15% लग्जरी संपत्तियों की बिजली पानी काट दी गई थी। बड़े बड़े वीआईपी टावरों के पूरे फ्लोर अंधेरे में डूब गए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे खाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके भारी भरकम बिल नहीं चुकाए गए थे। जैसा कि आप और मैं जानते हैं, ऐसे बड़े संकट कभी अकेले नहीं आते। एक वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि ये सिर्फ रियल एस्टेट का मंदी का दौर नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता है। ये आलीशान इलाके अब ऐसी संपत्तियां बन चुके हैं जिन्हें ना तो बेचा जा सकता है और ना ही संभाला जा सकता है, जो अब स्थानीय बैंकों की स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा बन चुके हैं। ये खाली टावर अब केवल खोई हुई साख का प्रतीक नहीं थे, बल्कि दुबई के पूरे आर्थिक तंत्र में आई गहरी दरार की खुली चेतावनी थे। जैसे ही वैश्विक सप्लाई चेन लड़खड़ाई, दुबई की बेहद खर्चीली और आलीशान जीवन शैली को बनाए रखने का खर्च आसमान छूने लगा। फ्रांस की शैंपेन, इटली के संगमरमर और जापान के दुर्लभ मांस जैसे महंगे सामानों के आयात की कीमतें कुछ ही महीनों में 3 गुना बढ़ गईं। डोम पेरिग्नन शैंपेन का एक अकेला केस, जो कभी यहां की पार्टियों की शान हुआ करता था, अब उसकी डिलीवरी का खर्च उसकी असल कीमत से भी ज्यादा हो चुका था। दुबई मॉल के लग्जरी विंग में मौजूद बड़े ब्रांड्स के शोरूम, जो कभी खरीदारों से भरे रहते थे, वे अब बढ़ते खर्च और ग्राहकों के न होने की वजह से चुपचाप बंद होने लगे या उनके काम के घंटे कम कर दिए गए। पूंजी के इस भारी पलायन ने इस बर्बादी को और तेज कर दिया। सिर्फ पहली तिमाही में ही दुबई के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से लगभग 12 अरब डॉलर निकालकर सिंगापुर, लंदन और ज्यूरिच जैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिए गए। अल मखतूम और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट की उड़ानें अचानक बहुत बढ़ गईं, लेकिन यहां आने वाले अमीरों की संख्या न के बराबर रह गई। क्लब 31, जो कभी इस शहर का सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट प्राइवेट क्लब हुआ करता था, उसने अपनी सक्रिय सदस्यता में 68% की भारी गिरावट दर्ज की। वो सामाजिक ताना-बाना जिसने हमेशा दुबई के कुलीन वर्ग को परिभाषित किया था, चाहे वो आर्ट गैलरी की बड़ी ओपनिंग हो, मिशेलिन स्टार रेस्तरां के डिनर हों या सुपरकार रैलियां हों, वो सब अब बिखरने लगा था। यहां रहने वाले लोगों के आंकड़े बेहद भयावह तस्वीर पेश कर रहे थे। चूंकि शहर के लगभग आधे आलीशान घर पूरी तरह खाली पड़े थे और नए खरीदारों का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए कभी सबसे जीवंत माने जाने वाले ये वीआईपी इलाके अब एक रहस्यमयी सन्नाटे और खामोशी की आगोश में समा गए थे, जहां से उबरना अब नामुमकिन लग रहा था। अब मेंटेनेंस स्टाफ के कर्मचारी चुपचाप खाली पड़ी लॉबियों में चक्कर लगाते हैं, जबकि लग्जरी ब्रांड ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे अपना घाटा सहकर शोरूम बंद कर दें या फिर उस सुधार का इंतजार करें जो बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। खाली पड़े भव्य पेंटहाउस और वीरान पड़ी सड़कें इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि दुबई की चमक अब पूरी तरह खो चुकी है, जिसे बाहरी ताकतों ने बड़ी बेरहमी से छीन लिया है। आज 8.5 अरब पाउंड की ये बेजान संपत्तियां किसी भी भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा जोर से इस सच को चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही हैं। जब सुरक्षा गायब हो जाती है, तो पूंजी तेजी से भागती है और सारी कीमत मिट्टी में मिल जाती है। अब आप और मैं ही तय करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक रियल एस्टेट का गिरना है या दुबई की पहचान का अंत। पूरी दुनिया इस तबाही को देख रही है। इसके बाद अगला नंबर किसका होगा? अपनी राय नीचे जरूर बताएं।